हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं यूनिस खान और आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मानव पाचन तंत्र। तो ये मानव पाचन तंत्र होता क्या है? तो सीधी सी बात है, जब भी हम खाना खाते हैं तो खाने को पचाने के लिए जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं वो जो काम करते हैं वो सभी मिलकर एक मानव पाचन तंत्र बनाते हैं। अब ये देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो खाने के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होती है, फैट होती है, प्रोटीन्स होती है। अब हमारे काम के अकॉर्डिंग हमारी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, यानी कि अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कौन सा फूड चाहिए? आपको चाहिए प्रोटीन। इसी प्रकार से अगर कोई गेम वगैरह करता है तो उसको प्रोटीन के साथ में कार्बोहाइड्रेट वगैरह भी चाहिए, क्योंकि देखो मेनली पॉइंट क्या आता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन होते हैं वो हमें भोजन से मिलते हैं। और भोजन से न्यूट्रिशन कौन कौन से मिलते हैं मैंने बताया आपको, कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले देखो कार्बोहाइड्रेट क्या काम आता है? कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। फैट होता है, फैट भी हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, बट जनरली फैट को डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अभी आपने कभी देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं तो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर यानी कि वो काफ़ी हेल्दी होते हैं। इसके अलावा तीसरा आता है प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो हमारी बॉडी के टिश्यूज होते हैं उनको बिल्ड करता है, यानी कि हमें अगर बॉडी गेन करनी है तो हमें प्रोटीन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना पड़ता है। तो ये जो खाना हमने खाया है ये किस तरह से उसमें कार्बोहाइड्रेट, किस तरह से उसमें प्रोटीन और किस तरह से उसमें फैट है या दूसरे पार्ट उनको कैसे हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है, तो उनको एब्जॉर्ब करने के लिए हमारा पाचन तंत्र इसमें कार्य करता है। तो ये पाचन तंत्र होता क्या है? तो मैंने आपको बताया कि भोजन जो हम खाते हैं उस भोजन को कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल रूप से बिल्कुल सरल रूप पे बदल दिया जाता है, ताकि उसको बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना यानी कि उसका बॉडी के अंदर उपयोग करना हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए या किसी दूसरे पर्पज़ के लिए बिल्कुल आसान हो जाए। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से हमारा पाचन तंत्र कार्य करता है। तो ये आपके सामने डायग्राम गिवन है जिसमें मैंने मानव पाचन तंत्र के बारे में समझाया है। देखिए, मानव पाचन तंत्र एक तरह से देखें, अगर हम फूड के रास्ते को देखें तो फूड कहाँ से चलता है? हम खाना खाते हैं, खाना हमारे माउथ से लेकर और इस पाइप के अंदर जैसे आगे बढ़ता जाएगा और आप देखते हो कि लास्ट के अंदर बिल्कुल एंड पॉइंट जो होता है इसे हम बोलते हैं गुदा। तो गुदा से हमारा अनडाइजेस्टेड पार्ट यानी कि जो बिना पचा हुआ भोजन है ये बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। तो मुख से लेकर और गुदा द्वार ये लगभग स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक लगभग 35 फुट लंबी एक पाइप होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? आहार नाल बोलते हैं। तो ये आहार नाल के मुख्य पार्ट कौन कौन से आइए देखते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट आता है मुख गुहा, उसके बाद में आता है ग्रसिका यानी कि भोजन नली, तीसरा पार्ट आता है जहाँ पर फूड स्टोर होता है इसे बोलते हैं आमाशय, चौथा पार्ट आता है आपका छोटी आंत, पांचवा पार्ट आपका है बड़ी आंत और लास्ट जो पार्ट है जहां पर बिना पचा हुआ भोजन हमारी बॉडी में टेम्परेरी तौर पे स्टोर होता है और जिसको बाद में रिमूव कर दिया जाता है तो उसे बोलते हैं गुदा। तो हम वन बाय वन हम देखेंगे। तो ये तो था आपके आहार नाल के पार्ट, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन कौन से पार्ट हमारी बॉडी के अंदर आते हैं। अब मेन पॉइंट क्या आता है कि क्या ये अकेले पार्ट्स काम चला सकते हैं? ऐसा नहीं है। हमारा जो खाना है, खाने के अंदर मैंने बताया अलग अलग प्रकार के पौष्टिक तत्व होते हैं, तो उनको पचाने के लिए हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स काम करते हैं। इसके अलावा जब भोजन आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ने के साथ साथ में अलग अलग जगह पे उस पर अलग अलग प्रकार के रस डाले जाते हैं और मैंने बताया उन रस के अंदर एक प्रकार के एंजाइम होते हैं जो खाने को पचाने का काम करते हैं। तो कुल कितने प्रकार के रस हमारी बॉडी के अंदर सीक्रेट होते हैं और भोजन को पचाने में मदद करते हैं, तो इसको हम देख सकते हैं यहाँ से। जैसे कि हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, तो माउथ के अंदर सबसे पहले जो ग्रंथि आती है उनका नाम होता है लार ग्रंथियाँ, जो हमारे मुख के अंदर लार रिलीज करती है। आपने देखा है कई बार हमें भूख लगती है और अचानक से खाने की खुशबू आती है तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो ये मुंह में पानी आने का मतलब पानी का वर्ड यहाँ पर लार के लिए यूज किया गया है। तो ये मुख में लार आती है। हम पढ़ेंगे आगे कि लार का क्या काम होता है। इसके बाद में जब खाना हमारे स्टमक में पहुंच जाता है, अमाशय में पहुंच जाता है, तो अमाशय के अंदर एक प्रकार का रस बनता है जिसे हम बोलते हैं जठर रस या अमाशयिक रस। ये रस भी हमारे भोजन को पचाने का कार्य करता है। इसके बाद में जब ये भोजन अपनी छोटी आंत की तरफ बढ़ता है, जब छोटी आंत की तरफ बढ़ता है यानी कि ये रेड वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है छोटी आंत का पार्ट है, तो जब इस छोटी आंत में बढ़ता है तो लीवर की साइड से, ठीक है, यकृत की साइड से पित्ताशय होता है। पित्ताशय के अंदर एक प्रकार का लिक्विड बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं? पित्तरस बोलते हैं। ये पित्तरस उस खाने में मिला दिया जाता है और ये अग्नाशय भी एक प्रकार का रस हमारे भोजन में मिला देती है जो पाचन में मदद करती है।
आगे हम पढ़ेंगे वन बाय वन कि किस तरह से कौन पाचन करता है। और लास्ट के अंदर जब हमारा खाना पहुंच जाता है हमारी छोटी आंत के अंदर, तो छोटी आंत के अंदर खाना जाने के बाद में आंत के अंदर भी एक प्रकार का रस बनता है जो हमारे भोजन को पचाने का काम करता है। तो छोटी आंत के अंदर अंतिम चरण होता है जिसके अंदर खाने को पूरी तरह से पचा दिया जाता है। अब पॉइंट क्या आता है यहाँ पर, ये खाना पचाया तो इसका फायदा क्या हुआ। देखो मैंने आपको बताया था कि हमारे बॉडी के अंदर भोजन को एब्जॉर्ब करना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ। अगर खाना एब्जॉर्ब नहीं होगा तो खाने का कोई फायदा नहीं है। अब ये खाना एब्जॉर्ब कहाँ होता है, तो खाने को एब्जॉर्ब करने का सबसे बड़ा कार्य कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। यानी कि खाना एब्जॉर्ब अपना स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में होता है। अब ये छोटी आंत के अंदर ऐसी क्या चीज़ है, तो एक्चुअल में क्या होता है, देखो हमारा जो ब्लड है शरीर का वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी को चलाने के लिए। देखो ब्लड से ही ऑक्सीजन सप्लाई होती है पूरी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड ही ब्लड लेकर लंग्स में वापस छोड़ते हैं, फेफड़ों में बाहर निकालते हैं। इसी प्रकार अगर पाचन तंत्र की बात करते हैं तो ब्लड ही वो पार्ट है जो पचे हुए भोजन को हमारी छोटी आंत से उठाता है और उसको वहाँ से उठाकर पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करता है। ऐसा मान सकते हैं कि अगर हम ये मान लें कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स बनने लग रहे हैं, तो उन प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाने का काम करने वाला ही ब्लड है। तो यानी कि यहाँ पर अपने प्रोडक्ट बनने लग रहे हैं, यानी कि हमारा पचा हुआ भोजन, कार्बोहाइड्रेट पची हुई है, फैट पचा हुआ है, प्रोटीन पचा हुआ है, तो यहाँ से सब न्यूट्रिशन को उठाएगा कौन, ब्लड उठाएगा और वो ब्लड पूरी बॉडी के अंदर पहुँच जाएगा। और हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर जो कोशिकाएँ होती है, कोशिकाओं के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जहाँ पर हमारे भोजन को एक तरह से उसका श्वसन किया जाता है ताकि एनर्जी रिलीज हो, उसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भोजन को जलाया जाता है एक प्रकार से और फिर एनर्जी रिलीज होती है। तो ये आपका साइकिल है कि खाना कैसे पचाया जाता है। अब वन बाय हम डिटेल से पढ़ेंगे कि खाना किस किस पार्ट में किस तरह से पचाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया है। आहार नाल में कौन कौन से पार्ट होते हैं और कौन कौन सी ग्रंथियों से कौन कौन से रस निकलते हैं, और आगे हम पढ़ने वाले हैं कि इस रस में, इन रसों में कौन कौन से एंजाइम होते हैं और भोजन के किस पार्ट का वो पाचन का कार्य करते हैं। अपनी आहार नाल की स्टार्टिंग जो होती है अपने मुख से होती है। मुख के अंदर देखो दो प्रोसेस होती है यहाँ पर। सबसे पहला पार्ट तो ये होता है कि हम खाने को चबा चबा कर खाते हैं। तो खाने को चबा चबा कर खाने का मतलब ये है कि खाने के बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए जाते हैं ताकि उस खाने को निकलना हमारे लिए आसान हो जाए। बट इसके अलावा क्या होता है कि मैंने बताया कि हमारे माउथ के अंदर एक प्रकार का रस बनता है जिसे हम बोलते हैं लार। अब ये लार करता क्या है, लार के देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ लिखे हैं। सबसे पहले लार बनती कितनी है, तो लगभग 1.5 लीटर प्रतिदिन हमारे मुख में लार बनती है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है, ये हमारे भोजन के अंदर जो मंड होता है उसको पचाने का कार्य करता है। मंड यानी कि स्टार्च, जैसे चावल वगैरह होते हैं उनके अंदर स्टार्च की वैल्यू ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप कह सकते हैं। इस प्रकार भोजन को नरम बनाने का भी कार्य करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम होता है जो हमारे भोजन के अंदर किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया है उसको मारने का कार्य करता है। अब आप ये देखिए, जैसे हम कहीं पर भी काम लगे हुए हैं, तो काम लगे हुए हैं तो हमारा कोई कहीं ना कहीं हम अपने हैंड टच होते रहते हैं, तो हो सकता है कुछ बैक्टीरिया हमारे हैंड के साथ में हो। तो उस वजह से क्या होता है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जा सकते हैं। तो उन बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करता है, लाइसोजाइम काम करता है। बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि हर प्रकार के बैक्टीरिया को ये मार सकता है, बट स्टिल कुछ ना कुछ ये हेल्प जरूर करता है हमारी बॉडी को बाहर वाले बैक्टीरिया से बचाने के लिए। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जनरली क्या करते हैं, काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं, शरारती बच्चे होते हैं जो मिट्टी खाते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि मिट्टी के अंदर बैठे रहते हैं और मिट्टी से नीचे से उठाते हैं और अपने ऊपर डालते रहते हैं और साथ साथ में मिट्टी खाते भी रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं। तो ये मिट्टी जो खाते हैं बच्चे, इनके लिए भी गॉड गिफ्टेड है लाइसोजाइम। देखो हम देखते हैं कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो लार बनना कम हो जाती है। आपने कभी नोटिस किया होगा, छोटे बच्चे जब सोए होते हैं तो उनके माउथ से लार निकलती रहती है, और कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो खेलते खेलते ही उसके मुख से लार गिरती रहती है। तो ये बच्चों के अंदर लार की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए बच्चों के केस में ज़्यादा चांसेस है इन्फेक्शन होने के, इसीलिए लाइसोजाइम जो है बच्चों के अंदर ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, तो लाइसोजाइम हमारी बैक्टीरिया से बचाने में मदद करता है, हार्मफुल बैक्टीरिया से। तो ये था अपना मेन पॉइंट लार के लिए कि लार कितनी बनती है, कौन सा पार्ट पचाता है, भोजन को नरम बनाता है, और लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम है जो हमारी हेल्प करता है बाहर के बैक्टीरिया से बचाने में।
इसके बाद में जब खाना अच्छे से चबाकर निगला जाता है, निगलने के बाद में जैसे ही खाना जाता है आगे बढ़ता है तो ये पहुंच जाता है अपनी ग्रसिका के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं, भोजन नली। अब ये देखो भोजन नली जो है उसका मेन पॉइंट क्या है, ये एक तरह से रास्ता है खाने के आगे बढ़ने का। बट क्योंकि खाना जैसे हम निगल लेंगे तो खाना अपने आप नीचे नहीं गिरेगा। देखो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये जैसे ये चौक है, इस चौक को मैंने यहाँ से छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया तो ये तो सीधा नीचे आके गिर जाएगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है कि यहाँ से आपने खाना खाया और खाना खाते ही जैसे यहाँ जाएगा, यहाँ जाने सीधा नीचे धड़ाम से गिरेगा। ऐसे तो फिर कोई भी खाना खाएगा धम धम ऐसे आवाज़ आती रहेगी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसे खाना नीचे गिरेगा तो वैसी बात है वो अंदर नुकसान भी कर सकता है। तो ये फूड पाइप के अंदर खाना जो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और ये धीरे धीरे आगे ऐसे नहीं है कि वो अपने आप बढ़ता रहता है। ये जो पाइप है, ये पाइप खुद खाने को आगे पुश करती है, आगे धकेलती है। और आपने देखा, देखो हम अपने घर में टूथपेस्ट यूज़ करते हैं तो कई बार क्या होता है, टूथपेस्ट लास्ट में जब कम हो जाती है तो हम क्या करते हैं, पीछे से उसको दबाकर आगे निकालने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हम टूथपेस्ट वाली ट्यूब को पीछे से दबाएंगे तो पेस्ट आगे निकलती है, उसी प्रकार ये जो खाना जब यहाँ पहुँच जाएगा तो इसके पीछे वाला जो हिस्सा है ये पुश करेगा खाने को आगे की तरफ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी भोजन नली के अंदर एक प्रकार की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, जिसमें भोजन के पीछे का हिस्सा जो होता है भोजन नली का वो कोलैप्स हो जाता है और आगे वाला पार्ट जो रिलैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से खाना ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है। इस गति को आपने याद रखना, इसको बोलते हैं कर्मानुकुचन गति। कर्मानुकुचन गति क्या होती है? कर्मानुकुचन गति एक प्रकार की वो गति है जिसकी वजह से भोजन को हमारे माउथ से आमाशय तक पहुंचाया जाता है भोजन नली के द्वारा। भोजन नली की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अब देखो मेन पॉइंट क्या आता है, ये कर्मानुकुचन गति इतनी स्ट्रांग होती है कि ये हमेशा खाने को नीचे की तरफ जरूर भेजेगी। अगर हम उल्टा भी हो जाएं, उल्टे का मीनिंग क्या है कि अगर हमारा सर नीचे हो और टांगे अगर ऊपर कर ले जाए और तब भी अगर हम खाना खाएं तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है अपने को, बट स्टिल तब भी खाना जो है भोजन नली से आमाशय के पास कर्मानुकुचन द्वारा आसानी से पहुंचाया जा सकता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि भोजन जो है कर्मानुकुचन गति की वजह से हमेशा आमाशय की तरफ जाएगा और ये गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया, ये चौक इस तरह से अगर नीचे छोड़ते हैं तो ये अपने आप नीचे जाने लग रहा है, तो ऐसा खाने के साथ में नहीं होता है। अगर हम उल्टा हो जाएं तो ऐसा नहीं है कि हमारे आमाशय का भोजन हमारे माउथ में एकदम से आ जाएगा, और अगर हम कुछ खाएंगे भी तो खाना जरूर हमारी कर्मानुकुचन गति के द्वारा आमाशय तक पहुंचा दिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कर्मानुकुचन गति जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर नहीं करती है। हाँ, एक पॉइंट यहाँ आता है कि क्या ये कर्मानुकुचन गति हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होती है, यानी कि माउथ से आमाशय की तरफ होती है? तो जनरली ये बात ठीक है कि हमेशा कर्मानुकुचन जो गति होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है। बट एक इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या आती है कि कई बार फूड पॉइजनिंग हो जाती है, या हम फूड ज़्यादा ऐसा फूड खा लेते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो उस केस में हमें उल्टियाँ लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो जब उल्टियाँ लगती है तो खाने को बाहर वापस गिराया जाता है, तो ये भी कर्मानुकुचन गति की वजह से होता है। बट सोचने वाली बात ये है कि अब की बार जो कर्मानुकुचन गति होगी वो किस तरफ होगी? वो होगी अपने आमाशय से माउथ की तरफ, ताकि जो फालतू का खाना है या बेकार है, जो भी किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, उस खाने को उल्टी के द्वारा, वोमिटिंग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाए। तो कर्मानुकुचन ऊपर से नीचे की तरफ भी है और नीचे से ऊपर की तरफ भी है। ठीक है, तो मैंने बताया किस प्रकार की कंडीशन में होता है। इसके बाद अपना खाना आता है आमाशय के अंदर। तो आमाशय के अंदर क्या होता है, जो खाना है वो एक तरह से स्टोर करने की जगह होती है आमाशय। स्टोर करने के साथ साथ में यहाँ पाचन प्रक्रिया भी स्टार्ट रहती है। तो आइए समझते हैं कि किस प्रकार हमारा भोजन आमाशय के अंदर इकट्ठा रहता है और उसका धीरे धीरे पाचन होता है। तो जनरली क्या होता है कि जो खाना हम खाते हैं वो लगभग 4 घंटे तक हमारे आमाशय के अंदर बना रहता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि जो आमाशय की अंदर की दीवारें हैं वो एक प्रकार से एक रस का निर्माण करती है, जिसे हम बोलते हैं आमाशयिक रस या फिर जठर रस। तो ये जठर रस किस पार्ट से बना होता है? जठर रस के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं? जठर रस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, सबसे पहला पार्ट जो HCl है, उसके अलावा दूसरा पार्ट आता है इसका एंजाइम पेप्सिन, और तीसरा पार्ट आता है श्लेष्मा यानी कि म्यूकस। अब ये पॉइंट क्या आता है यहाँ पर? देखो, जैसे ही हम अपना खाना भोजन नली के द्वारा आमाशय तक पहुँचाते हैं तो आमाशय के अंदर जाने के बाद में भोजन को अम्लीय बना दिया जाता है। और ये अम्लीय किस प्रकार बनाया जाता है? ये बनाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। इसको
अम्लीय बनाने के पीछे दो रीज़न आते हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये आता है कि जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह अब भी जो खाने में प्रेजेंट है तो HCl की हेल्प से वो पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं, मर जाते हैं। उसके अलावा जो भोजन है, भोजन को अम्लीय बनाने का फ़ायदा ये होता है कि ये जो एंजाइम पेप्सिन है जो कि प्रोटीन को पचाने का कार्य करती है, ये तभी कार्य करेगी जब अपना भोजन कैसा होगा, अम्लीय होगा। तो ये दो रीज़न आते हैं कि एक तो रीज़न ये आता है कि भोजन जो है वो अम्लीय क्यों बनता है। तो सबसे पहला रीज़न तो ये आता है कि हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने में मदद करता है HCl। इसके अलावा जो एंजाइम पेप्सिन होती है जो प्रोटीन को पचाने का कार्य करती है, वो तभी कार्य करती है जब हमारे भोजन की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी। अब देखो सोचने वाली बात क्या आती है कि अब ये जो HCl है, ऑब्वियसली बात है HCl जो है वो एसिड है, और आपको पता है जब एसिड को अगर लोहे के बर्तन में डाल दिया जाए तो लोहे के बर्तन से भी HCl अभिक्रिया कर लेता है। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। तो ऐसा क्या है कि हमारे स्टमक के अंदर HCl हमारा स्टमक के अंदर किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाता है जनरल कंडीशन के अंदर, नॉर्मल कंडीशन के अंदर। और एक बात और नोट करने वाली है कि जब ये HCl हमारे स्टमक के अंदर बना हुआ होता है तो हमारे स्टमक के अंदर की जो pH होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है। यानी कि ये कहते हैं कि pH की वैल्यू 1 से लेकर 3 हो सकती है। आपने पढ़ा है 0 से लेकर 6 तक pH जो होती है वो अम्लीय की होती है, आपने pH स्केल पढ़ा है। और 6 जो होता है वो एक दुर्बल अम्ल होता है, पर जैसे जैसे pH की वैल्यू कम होती जाती है, यानी कि 1, 2, 3, ये तो 1 pH या 0 pH तो हाईली एसिडिक कंडीशन मानी जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे स्टमक का जो एनवायरनमेंट अंदर जो भोजन है वो हाईली एसिडिक है, बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। तो अम्लीय कितनी हो सकता है, pH की वैल्यू 1 से लेकर 3 हो सकती है। तो आप ये देखिए pH की वैल्यू 1 से लेकर 3 या 4 के आसपास भी है तो वो जनरली हाई pH की वैल्यू है, एसिडिक तौर पर मतलब हाईली एसिडिक है, अम्लीय बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारे अमाशय को नुकसान क्यों नहीं पहुंचा पाता है, इसके पीछे रीज़न क्या आता है कि हमारे अमाशय की अंदर की जो वॉल्स हैं उन वॉल्स के अंदर एक प्रकार का लिक्विड बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, श्लेष्मा बोलते हैं। तो ये जो श्लेष्मा होता है ये हम ये कह सकते हैं कि एसिड और हमारे स्टमक की अंदर की दीवार है दोनों के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होने देता है, बिल्कुल डायरेक्ट टच में नहीं आते हैं। बीच में क्या जाती है, श्लेष्मा की एक परत आ जाती है। तो इतनी हाईली एसिडिक कंडीशन के बावजूद भी हमारा अमाशय डैमेज क्यों नहीं होता, तो जनरल कंडीशन के अंदर ये बात है। जो लोग ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह खाते हैं उस केस में आपने देखा है कि उनके स्टमक के अंदर जख्म बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं अल्सर। तो अल्सर की कंडीशन कब बनती है, जब हाईली एसिडिक हो जाता है हमारा स्टमक, यानी कि उसमें एसिड की अमाउंट ज़्यादा बनने लग जाती है। अब देखो हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, काफ़ी लोगों को एसिडिटी बढ़ जाती है तो खट्टी डकार वगैरह आनी स्टार्ट हो जाती है। तो उसको बचने के लिए क्या करना चाहिए, जब हमारे बॉडी के अंदर एसिड की अमाउंट ज़्यादा बन जाती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, तो उस केस में आपने देखा है इनो का यूज़ करते हैं हम। इनो वगैरह यूज़ करने का मेन आप देख सकते हो क्योंकि आपने पढ़ा है अम्ल को कौन खत्म कर सकता है, अम्ल को एक अक्सार खत्म कर सकता है, एसिड को बेस खत्म कर सकता है। तो ये जो इनो होती है इसका नेचर कैसा होता है, अक्सारीय नेचर होता है, जो मिल्क और मैग्नीशिया वगैरह इसमें कंटेंट होता है। इसी के अलावा अगर हम बात करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हर टाइम पॉकेट के अंदर इनो पड़ी हो, तो हम अपने घर के अंदर भी ऐसी चीज़ होती है जिसकी हेल्प से हम एसिडिटी को कम कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल आपका आता है मीठा सोडा। घर में मीठा सोडा सबके होता है, तो मीठा सोडा भी थोड़ा खा लिया जाए तो एसिडिटी से हम राहत पा सकते हैं, क्योंकि मीठा सोडा जो होता है उसका नेचर भी कैसा होता है, अक्सारीय होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम अक्सारीय चीज़ों की हेल्प से एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये तो था आपका सिंपली अमाशय की बात। अब देखो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं। नंबर 1, जो अमाशय होता है वो हमारे बॉडी के अंदर 2 किलोग्राम तक भोजन को स्टोर कर सकता है। देखो आपने कई बार देखा है काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो खाने के शौकीन होते हैं, तो वो किसी मैरिज में होते हैं, तो मैरिज में जब जाते हैं तो जाते टाइम अगर उनको देखते हैं कि वो मैरिज प्लेस पे जाने लग रहे हैं तो जाते टाइम उनका पेट बिल्कुल स्लिम सा दिखाई देगा, ऐसे बिल्कुल प्लेन दिखाई देगा। और जैसे ही वो वापस आएंगे खाना खा के तो उनका पेट इस तरह से बाहर होगा, इस तरह से ऐसे 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 चलते हैं मोटा पेट करके। तो इतना ज़्यादा खा लेते हैं काफ़ी लोग, कंट्रोल नहीं होता खाने पे। मेरा भी नहीं होता बट इतना नहीं खाता मैं। ठीक है, तो अगर उनका पेट देखते हैं तो ये इतना बड़ा हो जाता है इस तरह से। तो वैसी बात है, वो खाना जो है वो इतना ज़्यादा खाने के बाद में जो अमाशय है, अमाशय पूरी तरह से भर जाता है। अमाशय की जो वॉल्स होती है, यानी कि अमाशय जो वो एक गुब्बारे की तरह होता है, स्ट्रेचेबल होता है। जैसे गुब्बारे के अंदर हवा डालते हैं ना तो वो फैलता जाता है, इसी तरह से अमाशय जो है वो स्ट्रेचेबल है, तो अमाशय से फैलता है। ठीक है, इसी वजह से ये 2 किलोग्राम तक, 2 किलो तक का खाना भी अपने आप के अंदर इकट्ठा कर सकता है।
अमाशय में पाचन प्रक्रिया के पश्चात जैसे ही खाना आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ने के बाद में उसको जाना होता है छोटी आंत के अंदर। तो छोटी आंत की तरफ जब खाना बढ़ेगा तो छोटी आंत की तरफ बढ़ते टाइम सबसे पहले उसमें मिलेगा पित्ताशय से आने वाला पित्तरस। अब ये देखिए आपने क्या पढ़ा अभी कि जो भोजन जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है जब भोजन वो अमाशय में था, क्योंकि वहाँ पर HCl की मात्रा थी। अब क्योंकि हमारे भोजन के अंदर वसा उपस्थित है तो वसा को भी पचाना है। तो वसा को पचाने के लिए सबसे पहली दिक्कत ये आती है कि वसा के बड़े बड़े भाग को बिल्कुल छोटा छोटा किया जाए। ये प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है जैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपने क्या करना है, एक गिलास का बर्तन लेना है, यानी कोई भी बर्तन लेना है, उसके अंदर आपने पानी के अंदर सरसों का तेल या किसी भी प्रकार का ऑयल आपने उसमें डाल लेना है और उस ऑयल को आपने घोलने की कोशिश करनी है। आप देखेंगे कि जैसे ही हम ऑयल को घोलने की कोशिश करते हैं पानी के अंदर तो ऑयल पानी के अंदर नहीं घुलता है, बट अगर उसके अंदर थोड़ी साबुन मिला दी जाए तो आप देखोगे कि वो जो वसा के टुकड़े थे यानी कि ऑयल था वो बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में नजर आने लग जाएगा। तो पित्तरस क्या कार्य करता है, तो हमने देखा कि अम्लीय भोजन को क्षारीय में बदलता है ताकि वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में बदला जा सके। इसे हम बोलते हैं इमल्सीकरण, इमल्सिफिकेशन। इमल्सीकरण का मतलब वसा को घोलना, ठीक है ना, एक तरह से। उसके बाद में जैसे ही खाना आगे बढ़ता है तो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है अपना अग्नाशय। तो अग्नाशय क्या करता है, ये भी एक प्रकार का रस छोड़ेगा जिसे हम क्या बोलेंगे, अग्नाशिक रस। ये अग्नाशिक रस क्या करता है, प्रोटीन को पचाने में मदद करता है और प्रोटीन को पचाने के लिए जो एंजाइम यहाँ काम करता है उसका नाम है आपका पेप्सिन। इसके अलावा जो ऊपर ये जो वसा आपने देखी जो भोजन के अंदर अच्छे से घुल चुकी है उसे बोलते हैं इमल्सीकृत वसा। तो लाइपेज क्या करता है, इमल्सीकृत वसा को पचाने का कार्य करता है। इसके अलावा अग्नाशय का एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं उनके अंदर ये दिक्कत होती है। देखो अग्नाशय एक प्रकार का हार्मोन और रिलीज करता है, इसका नाम होता है इंसुलिन हार्मोन। ये इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य ये होता है कि जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज अवेलेबल होती है, क्योंकि पाचन प्रक्रिया के बाद में ग्लूकोज जो है ब्लड में घुल जाती है और वो जो ग्लूकोज है उसको ब्लड उठाकर अपनी सेल जो होती है सेल मेम्ब्रेन यानी कि जो सेल की दीवार है सेल मेम्ब्रेन उससे माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाता है इंसुलिन। ग्लूकोज को ब्लड से माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाने का कार्य कौन करता है, इंसुलिन करता है। और अगर वो इंसुलिन बनने कम हो जाएंगे तो ब्लड से ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया तक नहीं पहुंचेगी और वो जो ग्लूकोज है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा रहेगी। इसी को बोलते हैं ब्लड शुगर, ठीक है ना। तो वो उसके बाद में हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी कार्य कौन करता है, अग्नाशय कार्य करता है। तो अग्नाशय आपसे पूछ लिया जाए कि इंसुलिन क्या कार्य करता है, तो इंसुलिन मैंने बताया कि ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। और ये कहाँ से सीक्रेट होता है इंसुलिन, ये होता है अग्नाशय की हेल्प से। तो हालांकि पाचन के अंदर तो इसका रोल नहीं है, बट इंसुलिन जो है अग्नाशय से रिलेटेड और अग्नाशय का हम पढ़ रहे थे इसलिए मैंने आपको बता दिया। हालांकि आगे आपके सिलेबस में ये चीज़ नहीं आएगी कि इंसुलिन का कार्य क्या है, बट फॉर जनरल नॉलेज के लिए आपको इस बात का पता होना चाहिए कि अग्नाशय का एक इंपॉर्टेंट कार्य होता है इंसुलिन बनाना। तो ये था आपका अग्नाशय का कार्य और पित्ताशय का कार्य यानी कि पित्तरस का कार्य। अब जैसे ही खाना पहुंचेगा अपना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसके बाद में छोटी आंत के अंदर अंतिम चरण होता है जहां पर भोजन को पूरी तरह से पचा दिया जाता है। तो छोटी आंत के अंदर जो रस बनता है उसे हम बोलते हैं आंतररस। और इस आंतररस के अंदर क्या होता है, प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट को पचाते हैं तो वो ग्लूकोज में बदल देते हैं, और इसी प्रकार जो वसा है उसको पूरी तरह से पचाकर वसा अम्ल में बदल देते हैं। और उसके बाद में ये जो पचा हुआ पार्ट है ये हमारे ब्लड के साथ आसानी से अब्जॉर्ब हो सकता है। तो अब ये ब्लड के साथ एब्जॉर्ब कैसे होगा उसको समझने के लिए देखते हैं। तो ये जो आपकी छोटी आंत है उसको अंदर से देखें, तो अंदर से देखें तो इसके अंदर उंगलियों की तरह जैसे अपनी उंगलियां होती है इस तरह से ऊपर उठी हुई संरचनाएं होती है जिसे हम बोलते हैं दीर्घ रोम, ठीक है ना, दीर्घ रोम। तो ये दीर्घ रोम इतने ज़्यादा होते हैं कि अंदर बाल जैसी स्ट्रक्चर आती है। ऐसे मतलब ये जो पाइप आपकी है ना, पानी की पाइप होती है वो तो अंदर से प्लेन होती है, बट ये जो अपनी छोटी आंत जो है ये अंदर से प्लेन नहीं है, ये अंदर से खुरदरी है। उसके खुरदरी होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर दीर्घ रोम होते हैं और इन दीर्घ रोम के अंदर ही ब्लड का सर्कुलेशन होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ब्लड की जो वाहिकाएँ होती है, रुधिर वाहिकाएँ होती है, वो दीर्घ रोम के अंदर उपस्थित होती है। एक
एक तो पॉइंट यहाँ समझने वाला ये आता है कि ये छोटी आंत क्यों होती है, ये छोटी आंत बोलते हैं इसको। तो छोटी आंत इसका मतलब ये नहीं कि इसकी लंबाई कम होती है, इसकी वजह ये होता है क्योंकि इसकी मोटाई जो है वो इस बड़ी वाली आंत यानी कि जो मोटी आंत दिखा रखी है बाहर, ये मोटी वाली आंत एक्चुअल में ये मोटाई के हिसाब से बोला गया है। छोटी आंत का मतलब इसकी मोटाई कम है और बड़ी आंत का मतलब उसकी मोटाई ज़्यादा है। तो ये बात आपने थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो अब ये हमारे जो अंदर जो अपने छोटी आंत के अंदर जो मैंने बताया रोम होते हैं, दीर्घ रोम बोलते हैं जिन्हें, इनका मेन कार्य क्या होता है, भोजन का अवशोषण करना। अब ये देखिए जैसे ही भोजन अब पूरी तरह से पच जाता है, अब वो इस लायक हो चुका है कि वो अपनी ब्लड के अंदर आसानी से सोख लिया जाए। तो क्या होगा, यहाँ पर जो ब्लड की यानी कि रुधिर वाहिकाएं होगी उसके अंदर रुधिर घूमता रहता है। तो जैसे ही पचा हुआ भोजन उनके पास आएगा तो वो भोजन अपने ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, सोख लिया जाएगा। और ब्लड आपको पता है पूरी बॉडी के अंदर घूमता है, हमारी पूरी बॉडी में घूमता है। तो ब्लड उस भोजन को उठाकर हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। और मैंने पहले ही बताया था कि कोशिकाओं के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पर भोजन का श्वसन प्रक्रिया के द्वारा एनर्जी रिलीज की जाती है और उसी एनर्जी का हम अपनी बॉडी के अंदर दिन भर यूज करते हैं कार्य करने के लिए। तो दीर्घ रोम जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। उसके पीछे एक फायदा ये होता है कि इससे सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। सतह का क्षेत्रफल बढ़ने की वजह से जो रुधिर वाहिकाएं हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर होगी और जितनी ज़्यादा रुधिर वाहिकाएं होगी उतना ही उनके अंदर रुधिर यानी कि ब्लड घूमेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा भोजन को एब्जॉर्ब करेगा, सोखेगा। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है कि जैसे ही छोटी आंत की प्रक्रिया खत्म हो जाती है तो खाना जो बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। तो बड़ी आंत में खाना जाने के बाद में एक बात नोट करने वाली है कि बड़ी आंत में किसी प्रकार की पाचन प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि पाचन प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है अपनी छोटी आंत तक ही। अब मेन पॉइंट क्या आता है कि जो बिना पचा हुआ भोजन यानी कि भोजन का वो पार्ट जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाई है, वो भोजन का पार्ट किस तरफ जाता है, छोटी आंत से निकल के बड़ी आंत में जाना स्टार्ट हो जाता है। और बड़ी आंत के अंदर जैसे जैसे जाएगा तो इस तरफ से ये एंटर करेगा और ये आगे बढ़ेगा। तो बड़ी आंत के अंदर भी दीर्घ रोम होते हैं और उनका मेनली कार्य क्या होता है कि जो बिना पचा हुआ भोजन है उसके अंदर जैसी भी पानी की मात्रा है, जितनी ज़्यादा पानी उसमें से सोखा जा सकता है वो सोख लेते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर लिक्विड की यानी कि पानी की कमी नहीं आती है। तो दीर्घ रोम जो होते हैं वो छोटी आंत के अंदर नहीं, बड़ी आंत के अंदर भी होते हैं। छोटी आंत के वाले जो दीर्घ रोम है उनका कार्य तो ये होता है कि वहाँ पर रुधिर होता है और रुधिर अपने पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है। पर बड़ी आंत के अंदर जो दीर्घ रोम होते हैं वो उनका मेनली कार्य क्या होता है कि भोजन के अंदर जो पानी है, एक्स्ट्रा पानी है, उसको एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी के अंदर वापस इकट्ठा कर लिया जाए, मतलब अपनी बॉडी के अंदर यूज कर लिया जाए। तो ये जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत के अंदर हम देखेंगे कि बिना पचा हुआ भोजन आगे बढ़ेगा और दीर्घ रोम लगातार उसमें से पानी सोखते जाएंगे और लास्ट में हम देखते हैं कि ये जो आपकी गुदा है, गुदा के अंदर अनडाइजेस्टेड पार्ट जो वो इकट्ठा हो जाता है और जिसको बाद में हमारी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। तो ये था आपका पाचन तंत्र, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार पाचन प्रक्रिया बढ़ती है आगे। तो मैंने बताया इसमें दो पार्ट काम करते हैं। एक तो होता है आहार नाल जो लगभग 35 फुट लंबी होती है। आहार नाल के अलावा अलग अलग पाचन तंत्र के अलग अलग पार्ट के अंदर अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां होती है जो भोजन के अलग अलग न्यूट्रिशन को पचाने का कार्य करती है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।